नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर बीच चुनाव में मोदी जी विदेश क्यों चले गए? महाराष्ट्र में लोग इंतजार कर रहे हैं और मोदी जी गायब हैं। आखिर महाराष्ट्र में मोदी और शाह इतना खुल के बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे? मोदी और शाह की रैली में भीड़ क्यों नहीं जुट रही है? महाराष्ट्र में क्या महायुति का खेल बिगड़ने जा रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी ने दांव चल दिया है? और अजीत पवार की और फडणवीस की जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, क्या जनता इसको जान गई है? महाराष्ट्र में जहां संघ का मुख्यालय है, जहां संघ का दफ्तर है, उस नागपुर में बीजेपी की हालत पतली क्यों है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे नागपुर से सीधा राजीव रंजन के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। चलते हैं नागपुर, उनसे बातचीत करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। आपके महाराष्ट्र में हूँ, आपका राज्य है ये। मेरा बड़ा मन था कि मैं नागपुर तक भी आ जाऊं, लेकिन मुझे लगा जब मेरा भाई वहां पे मौजूद है राजनीतिक परख के लिए, तो मेरे को क्या जरूरत है। तो मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति पे आज आपसे बातचीत करूंगा। ढेर सारी बातें हैं क्योंकि मैं बहुत दिनों से महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले नागपुर से शुरू करना चाहूंगा। नागपुर संघ का मुख्यालय है। नागपुर भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। नागपुर से गडकरी साहब मोदी जी के बहुत प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। और मोदी जी 10 सालों में 11 सालों में पहली बार नागपुर आने पे और रात बिताने पे विवश हो गए। अमित शाह संघ के लोगों के पास आए और क्या क्या तिकड़म हुई। ये सारी बातें नागपुर से निकलती हैं और फिर दूर तक जाती हैं। तो शुरुआत नागपुर से। नागपुर के क्या हाल है? नागपुर जिले में कितनी सीटें हैं राजीव भाई? कितनी सीटें कांग्रेस से पिछली बार जीती थी और इस बार नागपुर का क्या हाल होने जा रहा है? महाराष्ट्र की बातचीत आज नागपुर से शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और मेरे मन के काफी करीब है। नागपुर में रहने के कारण देखिए, नागपुर के इलेक्शन, नागपुर क्या बोल रही है, महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट एक और नागपुर से रिलेटेड आदमी के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है संजय जोशी, पर उन पे हम बाद में बात करेंगे। पर आपने जो सवाल पूछा, देखिए विदर्भा में टोटल 62 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेनली कॉन्टेस्ट जो है, फाइट जो है, वो है बीजेपी बनाम कांग्रेस। जो भी विदर्भा का किला फतेह करेगा वो महाराष्ट्र का किला जीतेगा। अब आते हैं नागपुर पे। नागपुर में 6 सीट्स हैं, ठीक है, नागपुर सिटी के अंदर में, और डिस्ट्रिक्ट में और 6, यानी 12 हो गए टोटल। नागपुर रूरल बोलते हैं उसको, और रामटेक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 सीट में जो शहर की हैं, इसमें जो मैंने घूम के इतने दिनों से जो समझा, उसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि उत्तर नागपुर जो दलित बहुल्य कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे महाराष्ट्र से सबसे बड़े कांग्रेस के दलित लीडर आते हैं, नितिन राउत। मतलब वो आप समझिए काफी पुराने, काफी कदावर दलित लीडर हैं। और नासिक राव त्रिपुरा के समय के लीडर हैं, उस टाइम में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। तो नितिन राउत जी लग रहा है कि इजिली सीट निकालेंगे अपनी। उनकी सीट निकलने में कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। दूसरा आता है हमारा भाऊ का एरिया, वेस्ट नागपुर, पश्चिम नागपुर। भाऊ जो है नितिन गडकरी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी, विकास ठाकरे जी ने। और विकास ठाकरे पिछले 10 साल से नागपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब नागपुर में जो बड़ा लीडर आज की डेट में कांग्रेस के पास में, एक में डेरिंग, बहुत हिम्मती, साहसी लीडर है, वो है विकास ठाकरे। और उनकी भी सीट निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनकी किलाबंदी भाजपा ने बहुत जबरदस्त तरीके से की है। प्रकाश आंबेडकर से लेके तो कांग्रेस की पार्टी से एक दो लोगों को तोड़ के इंडिपेंडेंट लड़वाया जा रहा है। तो हर तरीके से जो विकास ठाकरे जी, जो भाव के कास्ट के, कुंभी कास्ट के जो लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है एज एन इंडिपेंडेंट। पैसे दिए जा रहे हैं कि आप लड़िए करके इलेक्शन। तो ये विकास ठाकरे की किलाबंदी बहुत अच्छे से की गई है। पर विकास ठाकरे लोकसभा लड़े थे तो एक उनकी प्रैक्टिस तो हो ही गया था, सेमीफाइनल तो हो ही गया था। फाइनल में वो पूरी जोर शोर से लगे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद वो भी सीट निकल जाएगी। मध्य में बंटी शेल्के, जो युवा कांग्रेस के और राहुल गांधी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं युवा नेता है, बंटी बाबा शेल्के, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के। लास्ट टाइम वो हार गए थे इलेक्शन 8,000 वोट से, क्योंकि पतंग, जो कि ओवैसी का, मतलब ओवैसी की जो पार्टी है, उसने 8,000 वोट खाए और ये 8,000 वोट से हारे। तो वो मतलब अगर वो अल्पसंख्यकों के वोट अगर बंटी बाबा शेल्के को मिलते तो बंटी बाबा शेल्के लास्ट टाइम ही शायद जीत जाते। ये हल्बा कम्युनिटी डोमिनेटेड जो है वो एरिया है। और यहां से नितिन गडकरी के जो राइट हैंड माने जाते हैं, दटके,
प्रवीण दटके, वो भी युवा लीडर है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि वो एमएलसी मेंबर है, पर उसके बावजूद भी उनको बीजेपी ने उतारा है, क्योंकि वो फडणवीस और गडकरी दोनों के बहुत करीबी है, उनके पिता भी बड़े लीडर हैं। तो वहां बड़ा टफ मुकाबला है बंटी बाबा शेल्के का और इनका। आज कन्हैया कुमार आए हुए हैं नागपुर में, संजय सिंह आए हुए हैं, ये लोग बंटी बाबा शेल्के का मतलब प्रचार के लिए आए हुए हैं ये लोग। अब देखना है, अलका लांबा आई हुई है। तो कांग्रेस तो मध्य नागपुर को जीतने के लिए और बंटी बाबा शेल्के के लिए पूरा जोर लगा रहा है। देखना है कि मध्य नागपुर के लोग साथ देते हैं कि नहीं देते। यहाँ भी अल्पसंख्यक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ से भी ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर, एज यूजुअल आपको जो मालूम है, जो कांग्रेस के वोट खींचने वाले लोग हैं वो लोग खड़े हुए हैं। फिर आते ईस्ट नागपुर, जो गढ़ है भाजपा का महाराष्ट्र के अंदर में, वहां से 3 बार के शायद एमएलए रह गए हैं, वही इस बार भी लड़ रहे हैं, कृष्णा खोपड़े जी, वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतते। तो वो लग रहा है, और वहां ये एकमेव सीट है जहां पे एनसीपी इलेक्शन लड़ रही है शरद पवार जी की। तो पेठे साहब है दोनेश्वर पेठे जी, ये बिल्डर हैं, ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस यहां से नहीं लड़ रही, एनसीपी शरद पवार लड़ रही है। साउथ नागपुर जो है वो बड़ा टफ फाइट है संजय जी। मतलब ये समझ लीजिए कि नाक का बाल बना हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के जो सबसे करीबी लीडर हैं मोहन मते, जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए हैं, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो गिरीश पांडव इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिरीश पांडव के जो भाई हैं किरण पांडव, वो चले गए हैं इनके साथ में, जो शिवसेना का दूसरा फैक्शन जो है, शिंदे जी चीफ मिनिस्टर, और वो उनके बहुत क्लोज हैं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने बहुत बोला था कि आप इनको टिकट मत दीजिए, क्योंकि ये तोड़फोड़, ये बंडखोरी वाले लोग हैं। तो कोई भरोसा नहीं कि जीतने के बाद जो है गिरीश पांडव भी अपनी लॉयल्टी कहीं शिफ्ट ना कर दें। परंतु कांग्रेस, गिरीश पांडव सबसे स्ट्रांग वहां कंटेंडर थे। अतुल लोंडे ने भी कोशिश किया था, जो नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, पर उनको नहीं मिला। पांडव जी लड़ रहे हैं। ये बहुत टफ फाइट है मेरे हिसाब से, जो मैंने स्टडी किया है, 4-2 कांग्रेस को जाते हुए दिख रहा है। और ऐसा ही कमोबेश जो है वो नागपुर रूरल का भी हाल है। नागपुर रूरल में एक रामटेक की सीट जो है वो 3-3 भी हो सकता है। नागपुर जिले में रामटेक की जो सीट है उसमें जो लीडर, वो शिवसेना की सीट थी, पर जो लीडर शिवसेना के मेन वहां थे वो पूरे की पूरी संस्था स्ट्रक्चर के साथ में शिंदे जी के कैंप में चले गए। तो उद्धव, और उन्होंने हराया था कांग्रेस के लीडर को। तो कायदे से जब पूरा का पूरा संगठन ही खत्म हो गया उद्धव ठाकरे का और सब शिंदे में चला गया लीडर के साथ में, तो कायदे से आपको नहीं लड़ना चाहिए था, कांग्रेस को दे देना था। पर कांग्रेस को दिया नहीं, तो कांग्रेस के इंडिपेंडेंट वहां से खड़े हुए हैं। राजेंद्र मूलक, देखना पड़ेगा कि वो लड़ते हैं, मतलब वो जीतते कि नहीं जीतते हैं। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो ये भी संभवतः 4-2 हो सकता है। जी संजय जी। लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि संघ का जहाँ पे मुख्यालय है, जहाँ ऑफिस है, संघ के मोहन भागवत जहाँ उठते बैठते हैं, रहते हैं, संघ के सब पदाधिकारी रहते हैं, वहां पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले में इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, तो ये तो खतरे की घंटी है। अगर नागपुर में भी आप हारते हो तो सीन तो बड़ा खतरनाक है। क्या संघ की नागपुर में चलती नहीं है? कि नागपुर में लोगों को समझ में आ गया कि संघ है क्या? चलो दूरदार रहो भैया, इनसे ठीक तो नहीं है मामला। खेल क्या है नागपुर में, संघ की क्यों नहीं चलती? संजय जी, खेल यह है कि उत्तर भारतीयों ने इस बार सोच लिया कि भाजपा को वोट नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारतीय परंपरागत ट्रेडिशनल रूप से भाजपा को नागपुर में वोट देते आए। नागपुर जो है ये मॉइल, WCL, MECL, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इन सब का हेडक्वार्टर है इंडिया का। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं जो रिटायर होके यहीं बस गए। ये बंगाली हैं, ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये पंजाब के हैं। तो नागपुर बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस बहुत ज्यादा है। उत्तर भारतीयों की, यूपी और बिहार के लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है यहाँ पे। और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा कम से कम पश्चिम नागपुर से, जहां जो इलाका है विकास ठाकरे के अगेंस्ट में जो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, वो रूरल नागपुर से लाके खड़ा किया है। और उस पर दावेदारी उत्तर भारत के लोग कर रहे थे। उत्तर भारतीय जो 2-3 लीडर है भाजपा के यहाँ पे, पर उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इसके कारण से एक बहुत बड़ा जो ट्रेडिशनल जो वोट बैंक है, वो बोल रहा है या तो नोटा डालेंगे या घर में उस दिन हॉलीडे मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, चुपचाप घर में बैठेंगे।
तो यदि ऐसा हो गया कि पूरे नागपुर में उत्तर भारतीयों ने वोट नहीं डाले, तो जो कि अभी चल रहा है कि नहीं डालेंगे, जो छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही है उसमें जो डिसीजन लिया गया है, तो उसका बहुत ही नेगेटिव असर जो है वो भाजपा के ऊपर पड़ने वाला है। उसी रीजन को मैं मानते हुए 4-2 बोल रहा हूं, क्योंकि 1.25 लाख की पॉपुलेशन सिर्फ पश्चिम नागपुर में है उत्तर भारतीयों की, यानी वोट जो है वो 1.25 लाख के आसपास में। तो आप समझ लीजिए, और ये पूरे नागपुर में डिस्पर्स है। नितिन गडकरी भी जो जीतते हैं वो मेन उत्तर भारतीयों के ही दम पे जीतते हैं, क्योंकि महाराष्ट्रन ब्राह्मण पॉपुलेशन तो बहुत कम है नागपुर के अंदर में। तो उत्तर भारतीय यदि जो इनका ट्रेडिशनल वोटर है, जो मध्य प्रदेश का रहवासी है, छत्तीसगढ़ का है, यूपी का है, बिहार का है, बंगाल का है, पंजाब का है, यदि इन्होंने वोट नहीं डाले तो मामला जो है वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ता हुआ दिख रहा है अभी तक जो है। उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि 4-2 रहेगा। संघ का इसमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, संघ तो प्रभावी है ही, बट संघ सबको बोल नहीं सकता ना, जबरदस्ती संघ जो है लेके जा नहीं सकता। एक बात आप समझ लीजिए, मैं जो देख रहा हूं, संघ जिस तरीके से हरियाणा में अलूफ था, महाराष्ट्र में नहीं है। संघ के एक एक कार्यकर्ता जुट गए हैं यहां पर किस तरीके से जो है बीजेपी को जिताया जाए और देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके पूर्ण जोर प्रयास में संघ का एक एक कार्यकर्ता लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ऑफकोर्स नागपुर से हैं, तो पूरे दमखम से महाराष्ट्र इलेक्शन में संघ लड़ा है, संघ लग गया है। जी संजय। मजे की बात यह है, मैं मुंबई में जिन पत्रकारों से मिला उन्होंने एक बात बड़ी मजे से कही, और देखिए सगार किसकी बनेगी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मामला टाइट है, दोनों तरफ टाइट है। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात लगभग सबने कही कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अगर महायुति की सरकार बन भी गई तो शिंदे नहीं बनेंगे? ये लोगों में धारणा क्यों बनती चली जा रही है? उसका रीजन है, देखिए 152 सीट्स पे बीजेपी लड़ रही है, ठीक है, और आप देखिए कि आपके शिंदे, और 55 सीट पे एनसीपी लड़ रही है। शिंदे जी शायद 82 या 85 सीट पे है, मैंने लास्ट अपने एपिसोड में एग्जैक्ट नंबर भी बताया था। इसमें कन्वर्जन रेट किसी भी हाल में संजय जी 50% के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 50% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि फाइट यहां उद्धव और शिंदे की डायरेक्ट है। और हमने लोकसभा में देखा है 9 उद्धव 7 शिंदे गया था, ठीक है, एक जगह पे एक वोट, वो कुछ मतलब 1 वोट ना 10 वोट ऐसे कोई वोट से हारे हैं, जो गोरेगांव जिस एरिया में आप हैं उस एरिया से जो लड़े थे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जहां पे भी आपकी डायरेक्ट फाइट है उद्धव ठाकरे के साथ में, वहां पे शिंदे फैक्शन पैसों से, मतलब आप देखिए एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग पे देखिए कितना एक्सपेंस, कितना खर्चा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे ये नहीं है वहां पे कांग्रेस है। कांग्रेस का अंदर ही इंटरनली बहुत ज्यादा लहर है महाराष्ट्र में इस बार। अगर कांग्रेस इस बार गंदा परफॉर्म करती है महाराष्ट्र में तो मेरे को बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि देखिए इन्होंने हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद में जितने चेक एंड बैलेंसेस हो सकते थे वो सब अभी ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इन्होंने सारे युवा नेता जो हैं कांग्रेस के अंदर सबको झोंक दिया है महाराष्ट्र के प्रचार में। जैसे मैंने बताया कन्हैया कुमार नागपुर में, तो अब सिर्फ ये रह गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जितनी रैली होनी चाहिए थी उतनी रैली नहीं हुई है। इस बात पे सबको ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा क्यों है कि ये लोग रैली नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी जहां जहां शिंदे और कांग्रेस का मुकाबला है वहां पे शिंदे जीत जाए इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। जनता जो है सिर्फ इनकी लाडली बहना योजना जो है, यही एक योजना है जो इनकी डूबती नैया को यदि पार लगाया जा सकता है तो वही लगाएगी। शिंदे से लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, सिर्फ एक लाडली बहना योजना ने जो है वो लग रहा है कि मतलब इनका बेड़ा पार करने में शायद वही योजना कारगर होगी, अन्यथा इनके लीडर बड़े अनपॉपुलर हो गए। जी संजय जी। अच्छा, ये एक बात बताइए राजीव जी, खतरनाक बात नहीं है अगर ये योजना कामयाब होती है तो जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो तो ये प्रेरणा बना लेंगे। जैसे ही चुनाव हुए उसके तुरंत बाद उन्होंने ये योजना लागू कर दी। उससे पहले बस घोषणा हुई और उससे पहले पता तो होता ही है, उसके 1 महीने पहले तुरंत कैश बांटना शुरू कर दिया। तो ये तो बड़ा खतरनाक, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। आप कैश, आपको पता है कि पैसे मिलेंगे 1 महीने पहले 2 महीने पहले, तो लोग फीलिंग्स में रहेंगे। तो ये डेमोक्रेसी के लिए तो खराब है ना, खतरनाक है ना। संजय भैया बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए सभी लोग ये लाडली बहना बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं कहीं भी ये नहीं देख रहा कि क्यों नहीं प्रश्न उठाया जा रहा है कि लाडली बहना योजना लाने का तर्क क्या था। 10 साल के शासन काल में
क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य की जो घर है उनकी आर्थिक स्थिति को इतनी कमजोर स्थिति में ला दिया है कि 1,500 रुपए का लॉलीपॉप जो है वो हर औरत के हाथ में थमाना पड़ रहा है। ये लाडली बहना योजना लाने का तर्क क्या है? क्या ये ब्राइब नहीं है? क्या इस राज्य के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वाभिमान जो है, जो 5 साल इन लोगों ने नौकरियां महाराष्ट्र से उठा के जो गुजरात जो शिफ्ट की, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्यम वर्ग, संजय जी 70 रुपए लीटर दूध हो गया है, 90 रुपए दर्जन अंडे हो गए, 80 रुपए केजी से ऊपर कोई सब्जी, नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही है। भयानक रूप से महंगाई जो है अच्छे मिडिल क्लास फैमिली की कमर तोड़ चुकी है। यदि ऐसी स्थिति में भी, और 10 साल से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में इनको मालूम था कि इनका हारना तय है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट गई है। तो इन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर में जो आर्थिक बोझ आ रहा है, उस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उन्होंने लाडली बहना योजना दिया। मिडिल क्लास फैमिली क्या, आप समझ लीजिए 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, 2.5 करोड़ औरतों को मिल रहा है, एक फैमिली में 4 औरतें, तो लगभग 10 करोड़ की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो इतना मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्टेट आपने कवर कर लिया। तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब आ गए इसमें ऑलमोस्ट। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सवाल ये उठना चाहिए कि लाडली बहना जैसी योजना लाना क्यों ये ब्राइब देने की जरूरत है? आप 5 साल तक शासन कर रहे थे, क्या आप अपने शासनकाल में इतने रोजगारों का सृजन नहीं कर पाए कि आपको ब्राइब देने की जरूरत पड़ रही है? लाडली बहना योजना एक तमाचा है उन सारे लोगों के चेहरों पे जो एक नौकरी, एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, जो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हैं। उनके स्वाभिमान को, उनके स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी को उनसे छीन कर उनको 1500 रुपए का एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये पार्टी सिर्फ एक ही मंत्र में विश्वास करती है, विभाजन विभाजन विभाजन। पहले इन्होंने पार्टियों को तोड़ा, नेताओं की बंडखोरी की, और उसके बाद अब ये परिवार को तोड़ रहे हैं। परिवार के अंदर में मर्द को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, औरतों को भी नहीं दे पा रहे हैं नौकरी, और वहीं वो तो इनको मालूम है कि मर्दों के मिलने नहीं वाले, तो औरतों को लुभाने के लिए लाडली बहना योजना ले आए। तो अब ये सिर्फ पार्टियों को नहीं तोड़ रहे, ये घरों को तोड़ रहे हैं, ये समाज को तोड़ रहे हैं, हर जगह विभाजन की स्थिति ला रहे हैं। ये लाडली बहना योजना कुछ नहीं है, ये ब्राइब है। ये औरतों को ब्राइब दी जा रही है जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उनको ये समझाने के लिए कि भले तुम्हारे पतियों को नौकरी नहीं मिल रही हो, भले तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही हो, हम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और ये 1,500 रुपए हम दे रहे हैं। सवाल अजीत पवार से हर जगह ये पूछना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस से ये पूछना चाहिए, शिंदे जी से पूछना चाहिए कि भाई साहब 5 साल आप रहे, 10 साल भाजपा रही, 10 साल के शासनकाल के बाद भी आपको लाडली बहना जैसी योजना, ऐसी ब्राइब को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस तरह की योजनाएं सरकार को खुद चाहिए कि विकास की योजनाएं बनाएं, जरूरत क्यों पड़े। इधर योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद अजीत पवार और फडणवीस में जो वॉक युद्ध छिड़ा हुआ है, शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, या अब तो ओपन वार हो गई है, शीत युद्ध भी कह रहा, ओपन वार हो गई है। ये क्या जानबूझ के चौसर और बिछा के गेम खेल रहे हैं दोनों? क्योंकि अजीत पवार को पता है कि बिना मुसलमान वोट के हम जीत नहीं सकते, उनकी पार्टी के नेता परेशान है। तो ये क्या नूरा कुश्ती है दोनों की मिलीजुली है, या वाकई में अजीत पवार इस नारे से नाराज हैं और ये नारा बटोगे तो कटोगे क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नूरा कुश्ती, आपने एकदम सही पहचाना। ये दोनों आपस में मिलके हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी लड़ाई झगड़ा दिखा के, फ्रिक्शन दिखा के वोट ले लो, कि मुसलमान जो है अजीत पवार को वोट दे दें, हिंदू लोग हमें वोट दे दें। देखिए, एक सिंपल मेरा क्वेश्चन है, यदि आपके अंदर में आपको इतना ही लगता है कि ये पार्टी जो है वो समाज के अंदर द्वेष फैला रही है और लड़ोगे कटोगे बटोगे तो कटोगे टाइप की चीजें अगर स्लोगन दे रही है, तो आप पहले ही क्यों नहीं अलग हो गए इनसे? आप इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, आपको इन्होंने 55 सीट देकर आपकी बेइज्जती की है और आप वो बेइज्जती बर्दाश्त की हो। तो जब आपने सीटों में बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, तो ये क्या फालतू की बातें बता रहे हो? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई?
कि हमको जो है वो सांप्रदायिक जो है स्लोगन नहीं चलेंगे, सांप्रदायिक नारे नहीं चलेंगे, ये कुछ नहीं है संजय भैया। ये सिर्फ आपको मेरे को लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेके सत्ता में आने की एक स्कीम है और कुछ नहीं है। और जहां तक आपने बोला कि महाराष्ट्र में क्या ये नीति चलेगी, महाराष्ट्र में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है संजय जी वो है बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। बेरोजगारी से इतने ज्यादा परेशान है और ये लीडर जो ये पूरे कट गए। देखिए, इट इज मच मोर इजियर एंड सेक्सियर टू टॉक अबाउट लाडली बहना योजना, कि लाडली बहना योजना है, ये देखो आपको मदद कर रहे, मदद कर रहे। भाई इशू क्या है, क्यों लाडली बहना योजना देना पड़ रहा है? क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबकी कमर टूट गई है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि इसको ये सांप्रदायिक टिंज दे पाए, सांप्रदायिक रंग दे पाए, तो ये समझिएगा कि आप इसमें विपक्ष कहीं विफल हुआ है, कांग्रेस कहीं विफल हुई है, जो शिवसेना है और शरद पवार जी हैं वो कहीं विफल हुए। ये सांप्रदायिक रुख नहीं लेगा, क्योंकि आज महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो महाराष्ट्रियन मराठा प्राइड जो फाइट कर रहा है, वो फाइट कर रहा है बेरोजगारी और महंगाई से। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये मराठा प्राइड जो है इस बार जस्टिस देगा पूरे देश को। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में आप देखिएगा इस देश की सत्ता कैसे बदलती है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये माहौल तो बन रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो चुनाव नतीजे आएंगे उसमें ज्यादा बड़ा नुकसान किसका होगा, अजीत पवार का या शिंदे का? कौन ज्यादा झेलेगा? अजीत पवार, इसमें अजीत कोई पवार। डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि जहां भी इनकी फाइट है वो सीधा सीधा शरद पवार के साथ में फाइट है। और शरद पवार जी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो इंडियन पॉलिटिक्स के पेले हो रखे हैं, मैराडोना हो रखे हैं। उन्होंने बोल दिया कि मैं संन्यास लेने वाला हूं। जिस तरीके से पूरे लोग जो है वो, जब पेले ने या तेंदुलकर ने या मैराडोना ने जब छोड़ा था गेम, तो कैसे लोग जो है एकदम इमोशंस में आ गए थे, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर में लोगों के अंदर में इमोशंस आ रहे हैं शरद पवार के लिए। ही इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स। तो ये महाराष्ट्र के लोगों ने ठान लिया। सबसे अगर सशक्त स्थिति में कोई उभरने की दिशा में अभी दिख रहा है एज ऑन डेट, वो शरद पवार जी है। पर संजय जी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कत्ल की रात बाकी है। कत्ल की रात यानी हमारे नागपुर में कहते हैं लास्ट जो 2 रातें होती हैं उसमें पूरे इलेक्शन पलट जाते हैं। 20 तारीख को इलेक्शन है, 18 और 19 तारीख की रात कत्ल की रात है। उस कत्ल की रात में यदि महागठबंधन अपने आप को सशक्त रख सका, तो आप ये मान के चलिए, निश्चित तौर पे समझिए कि सत्ता परिवर्तन होगी। जी संजय जी, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई, रैली करी और बड़ी जबरदस्त रैली करी है और जाति जनगणना के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी में हिम्मत है, महायुति में हिम्मत है तो कहें कि हम 50% की आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है, ये जो आरक्षण की 50% सीमा को हटा देने का मुद्दा है, क्या ये पिछड़ों को और दलितों को, क्योंकि बीजेपी बड़े सफाई से यहाँ पिछड़ों को अलग कर रही है, मराठियों से पिछड़ों के बीच में गैप बनाना चाह रही है। तो ये प्रियंका गांधी का जो हमला है, क्योंकि प्रियंका गांधी बड़ी आक्रामक छवि के लिए जानी जाती हैं, उनका ये हमला नुकसान पहुंचा पाएगा बीजेपी को? देखिए प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता है, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी के साथ में वो उतरती है। उनके पास में टीम जो है वो काफी अच्छी है, परंतु जितनी फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए था इनकी मीटिंग्स और रैली, उतनी नहीं हुए। मैंने जो भी कांग्रेस लीडर से बात की है, जितनों से भी, तो उन सबका ये कहना है कि यार थोड़ी और रैलीज होनी चाहिए थी, क्योंकि उन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की डिमांड बहुत है। हर जो कांग्रेस से खड़ा हुआ उम्मीदवार है वो चाहता है कि हमारे शहर में ये दोनों आए और प्रचार करें। देखिए लोकसभा इलेक्शन में भाव के लिए ना राहुल गांधी आए थे ना प्रियंका गांधी आई थी, और वही एक सीट जो है कांग्रेस हारी गई। तो ये सीख लेने की जरूरत है। जी जी, क्या मुझे तो लग रहा है वो खुद चाहते होंगे गडकरी जीत जाएं, राहुल भी चाहते होंगे, प्रियंका भी चाहते होंगे। गडकरी जीतेंगे तो मोदी के लिए ज्यादा परेशानी पैदा करेंगे, दोनों चाहते होंगे गडकरी जरूर जीत जाए। पर देखिए भाव ने, विकास ठाकरे ने कितने टफ फाइट जी, जो 2.25 लाख के मार्जिन से जीतते थे गडकरी साहब, वो और प्रचार भी ज्यादा नहीं करते। इस बार तो एक एक गलियों में घूमे, वो 2.25 लाख की मार्जिन 1.25 लाख पे ले आए, तो 1.5 लाख वोट इधर के उधर कर दिए उन्होंने। थोड़ी सी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जोर लग गया रहता तो शायद ये भी सीट निकल सकती थी। अन्यथा खैर विधानसभा के अंदर में प्रियंका गांधी ऑफकोर्स एक फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
राहुल गांधी भी एक बड़े फैक्टर हैं। आप बताइए संजय जी, मोदी जी कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? विदेश में गए। मैंने तो कहा था कि ये 20 मीटिंग नरेंद्र मोदी की करा दे महाराष्ट्र के अंदर में। आज 16 तारीख हो गई, अभी तक तो हुआ नहीं है। ये सिर्फ 20 रैली, 20 मीटिंग कराती। पता नहीं, शायद 4-5 हुई होंगी मीटिंग मेरे ख्याल से। बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम, और उसमें भी भीड़ बहुत कम आ रही है। बहुत कम तो आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि भाई ये इनको कारपेट बॉम्बिंग करना चाहिए था, जैसे लोकसभा में किया था, वैसे ही यदि विधानसभा में भी कर देते महाराष्ट्र में। यही इनसे मैंने विनती किया था कि भाई आप सिर्फ 20 रैली करा दीजिए नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में, फिर इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। देखिए संजय जी, मराठा प्राइड बहुत बुरी तरीके से आहत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चुन चुन के हर अलग अलग शहर से उठा के गुजरात लेके जाया गया है, वो चीज जो है लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा वो कचोट रही है। और सबसे ज्यादा कचोट ये रही है कि जो भाजपा के लीडर थे महाराष्ट्र के अंदर में, वो सब चुप्पी साध के बैठ गए थे। और जो रीजनल पार्टीज उठा सकती थी क्वेश्चन, इनको उन्होंने तोड़ दिया। एनसीपी थी, शिवसेना थी, दोनों को तोड़ दिया। इस कारण से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए राजीव भाई। आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, चुनाव तक हम लोग बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। ये तो राजीव रंजन जी, और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की राजनीति को आपको इनसे बात करके समझने में आसानी हुई होगी। प्यार बनाए रखिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।